भी क्वेश्चन है, मान लेते हैं एनी क्वेश्चन। ये कोई क्वेश्चन है, व्हेन ए मिरर M1 is at angle 10 degree but other mirror M2 is at 20 degree with respect to an object which is placed between both mirrors obtain the number of image a number by direct method b number by number of image counting method तो अब ये क्वेश्चन है। देखिए भाई, इसका अगर हिंदी लिखना है तो हिंदी यहाँ पर लिख सकते हैं। जब दर्पण M1 10 डिग्री के कोण पर और दर्पण M2 20 डिग्री के कोण पर दर्पण के बीच या दर्पणों के बीच रखे वस्तु के सापेक्ष कोण बनाता है, तो प्रतिबिंब की संख्या निकालें। प्रतिबिंब की संख्या निकालें। ए नंबर, सीधा विधि द्वारा। बी नंबर, प्रतिबिंब के गिनती की संख्या द्वारा। यही क्वेश्चन है। अब देखते हैं अब तब में से कौन कौन बना लिए हैं अभी तक इस क्वेश्चन को। देखिए भाई, आज हम लोग इसमें जो चल रहा है इसका थ्योरी कल बताए थे, और इसमें से बहुत से स्टूडेंट का जवाब जो है 11 आ रहा है। 11 जवाब आ रहा है। अब देखते हैं इसका क्या जवाब सही होगा। 11 बहुत से स्टूडेंट का आया है। नंदिता कुमारी, श्वेता, रमेश कुमार, अंकित कुमार, सोनी प्रिया, संतोष कुमार, सभी का, पूजा यादव,
गुलशन कुमार, राजा कुमार झा, सभी का देखते हैं 11 ही आ रहा है। चलिए इसका कंसेप्ट को क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका क्या सही जवाब होगा। देखिए क्वेश्चन तो सब कोई लिख ही लिए हैं। ए नंबर पर हम लोग चलते हैं। ए नंबर है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड है तो यहाँ पर ये दो जो है मिरर है, और ये देयर आर टू मिरर्स एंड फर्स्ट मिरर इज M1 बट सेकेंड मिरर इज M2। फर्स्ट मिरर M1 है और सेकेंड मिरर M2 है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन both mirror, and in this condition this is object, a mirror M1 and this mirror is M2. Now consider that according to the question first mirror makes angle 10 degree but second mirror makes angle 20 degree। पहला मिरर जो है वो 10 डिग्री का एंगल बनाया है और दूसरा मिरर जो है वो कितना बनाया है, वो पहला जो है 10 डिग्री बनाया है और दूसरा कितना बनाया है 20। तो दोनों के बीच का यहाँ पर एंगल कितना हो गया, 10 प्लस 20 इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। तो 10 प्लस 20 इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ से देखते हैं नंबर ऑफ इमेज। नंबर ऑफ इमेज सबसे पहले निकालने के लिए हम लोग 360 बाय थीटा चेक करते हैं। बताए थे कि 360 बाय थीटा चेक करते हैं वो इवन आता है कि ऑड आता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका इवन या ऑड चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इवन या ऑड जब हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे 360 बाय थीटा ये हो जाएगा 360 और थीटा का मान कितना है 30। तो ये हो जाएगा 30, ये जीरो कैंसिल हुआ, ये कितना आ गया 12 आ गया। 12 कैसा नंबर है, इवन नंबर। तो ये 12 जो है ये इवन नंबर है, और यदि इवन नंबर हो तो देयरफॉर नंबर ऑफ इमेज, देयरफॉर नंबर ऑफ इमेज। तो नंबर ऑफ इमेज यहाँ पर तब कितना निकलेगा, नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला तब हो जाएगा इवन के लिए 360 बाय थीटा माइनस 1। यहाँ से देख सकते हैं ये हो जाएगा 360 बाय हो जाएगा 30 माइनस 1 इक्वल टू 12 माइनस 1। तो नंबर ऑफ इमेज यहाँ पर क्या हो गया 11। तो 11 जिसने बनाए हैं वो अच्छी तरह से कंसेप्ट को समझ चुके हैं। बट ये तो एक मेथड हुआ, इससे तो बना ही देंगे, लेकिन नंबर ऑफ इमेज जो है काउंटिंग मेथड क्या है। तो नंबर ऑफ इमेज काउंटिंग मेथड कल समझाए थे और समझ में आ ही गया होगा। बट यहाँ पर अब बी नंबर के लिए हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पे बी नंबर मेथड में चल रहे हैं। देखिए भाई पहला मिरर एंगल कितना बनाया है 10, दूसरा कितना बनाया है 20। तो यहाँ से ये हो गया इस तरफ हो गया M1 और इस तरफ हो गया M2। ये M1 और ये M2 हो गया। पहला M1 कितना बनाया है 10, M2 कितना एंगल बना रहा है 20। तो यहाँ से देख सकते हैं इसका जो एंगल है ये 10 डिग्री है और इसका कितना है 20 डिग्री है। तो यहाँ से 10 और 20 है तो ये इस तरह से चलेगा, और 10 प्लस 20 यहाँ कितना हो जाएगा 30। तो 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा ये 40, और ये कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ से फिर चलेंगे इस तरफ, यहाँ से ये हो गया फिर 30। तो 50 प्लस 30 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और 40 प्लस 30 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। अब यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे और यहाँ से इस तरह से आगे आए। अब यहाँ पे ये कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री। तो 80 प्लस 30 कितना हो गया 110। 70 प्लस 30 कितना हो गया 100 हो गया। आगे और बढ़ेंगे, यहाँ से इस तरह चलेंगे, ये हो गया 30 है ना। ये 100 प्लस 30 कितना हो गया 130। उसके बाद ये 100 प्लस 30 कितना हो गया 140। इसके बाद फिर आगे चलेंगे और अब यहाँ से ये हो गया 30 डिग्री, और यहाँ से 30 डिग्री होगा तो ये कितना हो जाएगा 160, और ये कितना हो जाएगा 170। अब यहाँ पे जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो 170 प्लस 30 कितना हो जाएगा 200।
और यहाँ पे 60 प्लस कितना हो जाएगा 190, तो यहाँ पे ये हो जाएगा स्टॉप। तो इस जगह जो है अब यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप, यहाँ पर भी हो जाएगा स्टॉप। अब कुछ स्टूडेंट का पूछना था कि क्या ये एंगल सेम होता है या डिफरेंट होता है, तब समझते हैं कि कंसाइड किया। देखिए कंसाइड कब होता है, यहाँ से बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, जब इसका 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 एंगल 360 या उससे ज़्यादा हो जाए तो समझा जाता है कि वहाँ पर वो जो इमेज है कंसाइड हुआ है, इसमें से कोई एक 360 या उससे ज़्यादा हो जाए तब। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझना है, गौर करना है। सिंस सिंस 170 प्लस 30 प्लस 30 और प्लस 160, ये कितना हो गया 200, और ये कितना हो गया, ये हो गया 360। तो जब 360 आ जाए यहाँ का ऐड या इससे ज़्यादा हो जाए तो समझना चाहिए कि वो एंगल क्या, वहाँ पे इमेज एक क्या हुआ कंसाइड कर गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जो इमेज है ये कंसाइड हो रहा है, दिस इमेज इज कंसाइड इन दिस कंडीशन। देखिए तो यहाँ पर कह सकते हैं कि when the net angle is 360 degree or more than or more than 360 degree, then one image is कंसाइड। तो जब एंगल 360 डिग्री हो जाए या इससे ज़्यादा होने लगे तो इमेज एक क्या होता है कंसाइड होता है। तो अब यहाँ से गिनती करते हैं किसमें कितना इमेज बना, तो थोड़ा सा स्मॉल कर रहे हैं, देखिए देखिए भाई, तो यहाँ पे जो इमेज बना इस तरफ, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, इधर 6 हो गया, और इस तरफ ये टोटल कितना हुआ 6, और इसमें से यहाँ पर एक क्या किया है कंसाइड किया है, यहाँ पे एक ये या ये कोई एक, क्योंकि 360 पुड़ गया है, ये कोई कंसाइड किया है, तो इस जगह जो इमेज है कंसाइड किया है, तो कंसाइड वन इमेज, तो यहाँ पे वन इमेज जो है इस दोनों में से एक कंसाइड किया है। अब इसमें से जितना टोटल है उसको ऐड कर देंगे और वन जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो देयरफॉर नंबर ऑफ इमेज, टोटल नंबर ऑफ इमेज, तो टोटल नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा n इक्वल टू नंबर ऑफ इमेज ऑफ m1 प्लस नंबर ऑफ इमेज ऑफ m2 और -1, क्योंकि दोनों का यहाँ पर जो इमेज है एक क्या हुआ है कंसाइड हुआ है, क्योंकि 360 यहाँ पुड़ गया है इसलिए। तो यहाँ पर n इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 6 -1, यह हो गया 12 -1 इक्वल टू क्या हुआ 11। तो 11 इमेज इस मेथड से निकला। अब उम्मीद है सब कोई समझ गए होंगे, सभी का कंसेप्ट क्लियर है। फिगर फिगर तो बस यही फिगर है ना, इसी फिगर को बन है काउंटिंग मेथड। दोनों तरीका हो गया, अब इसमें तो तीसरा कुछ नहीं है। एकता सोनम हिंदी में लिख चुके हैं क्वेश्चन को, हिंदी में लिख लिए हैं, हिंदी है, हिंदी लिखा हुआ है, देखिए सबका कंसेप्ट क्लियर है। चलिए सभी का क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, तो नंबर ऑफ इमेज निकल गया इसमें 11,
दोनों मेथड्स। अब आगे है यहाँ पर अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन है इसी का। when two plane mirrors are at angle 72 degree, when two plane mirrors are at angle 72 degree, then obtain the number of image, then obtain the number of image of an object which is placed between both mirrors, between both mirrors. A number for symmetrical image, B number for a symmetrical image, for symmetrical image or asymmetrical image। जब दो समतल दर्पण आपस में 72 डिग्री के कोण पर है, तब दोनों दर्पणों के बीच एक वस्तु के प्रतिबिंब का संख्या, प्रतिबिंब का संख्या निकालें। सममित प्रतिबिंब के लिए बी नंबर, असममित प्रतिबिंब के लिए, असममित प्रतिबिंब के लिए, यही है क्वेश्चन। देखिए भाई, तो नंबर ऑफ इमेज हम लोग को निकालना है तब जबकि दोनों दर्पणों के बीच का एंगल कितना है, 72 डिग्री। इसमें सममित और असममित का मामला आ रहा है। देखिए, इसमें से बहुत से स्टूडेंट सॉल्व कर चुके होंगे क्योंकि आप सब कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। ए का 4, बी का 5, रिया कुमारी, रीता शर्मा 5, सिद्धार्थ राय 5 एंड 4। चलिए, सबका ठीक आ रहा है आंसर, अब चेक करने पे पता चलेगा। लेकिन आप सभी बहुत बना चुके हैं। राजकुमार पांडे 5, पप्पू यादव 5, बी का, ए का कौन बनेगा जी, ए का भी बनाना है, ए और बी दोनों बनाना है। हर्षित कुमार ए का 4, शुभम कुमार, चलिए थैंक यू। अब यहाँ पर आपको बताते हैं इसका क्या होगा। देखिए, कंसेप्ट तो कल ही बता दिए थे, अब उसी पर ये सब न्यूमेरिकल्स है, उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आराम से बनते जाएगा। देखिए भाई, देयर आर टू प्लान मिरर्स, द फर्स्ट मिरर
is M1 consider and second mirror is M2. Both mirror are at angle. Both mirror are at angle theta is equal to 72 degree. The first mirror is M1 and second mirror M2. An object is placed between both mirror. एक ऑब्जेक्ट इस दोनों के बीच में प्लेस्ड किया गया है. This object is placed between both mirror. How many number of image for symmetrical and unsymmetrical condition? तो देखिए सममित और असममित. एक बार फिर से सममित और असममित के बारे में बताते हैं, गौर करना है. हम खड़े हैं, हमारे हाथ में दर्पण है, हमारा ये किनारा और ये किनारा एकदम पूरा दर्पण में दिख रहा है, एकदम सममित इमेज बना. लेकिन अब दर्पण को हम थोड़ा सा तिरछा कर दिए इधर या इधर. अब क्या हो रहा है कि इधर वाला किनारा दिख रहा है, इधर वाला किनारा नहीं दिख रहा है, तो असममित हो गया. कोई हिस्सा केवल दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा है, तो असममित हो गया. पूरा का पूरा दिख रहा है तो सममित हो गया. अब यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं और इसमें आते हैं हम लोग ए नंबर क्वेश्चन पर. ए नंबर क्वेश्चन कहता है फॉर सिमेट्रिकल इमेज. तो पहले सबसे पहले फॉर सिमेट्रिकल इमेज के लिए यहाँ पर एक काम करते हैं. सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं कि 360 बाय थीटा का क्या मान है. तो यहाँ पे निकाल लेते हैं 360 बाय थीटा. तो 360 बाय थीटा जब निकालेंगे तो थीटा का मान कितना है 72. तो ये हो जाएगा 360 बाय 72. कितना आएगा 360 बाय 72 कितना आता है 5. ये 5 जो है इट इज ऑड नंबर. ये 5 क्या है 5 क्या है ऑड नंबर है. अगर ऑड नंबर है तो बताए थे दो स्थिति होगा. देयर आर टू कंडीशन फॉर ऑड नंबर. ऑड नंबर अगर आता है प्रॉब्लम क्लिक कर रहा है मेरा. देखिए भाई, तो यहाँ पे दो कंडीशन बताए थे, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल. ए नंबर तो फॉर सिमेट्रिकल इमेज. तो फॉर सिमेट्रिकल इमेज के लिए क्या होगा. फॉर सिमेट्रिकल इमेज के लिए जब चलेंगे तो बताए थे एन इक्वल टू होगा 360 बाय थीटा माइनस 1. तो ये हो जाएगा 360 बाय 72 माइनस 1 इक्वल टू 5 माइनस 1 इक्वल टू क्या हुआ 4. तो 5 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 4. तो 4 इमेज बनेगा सिमेट्रिकल में. और फॉर अनसिमेट्रिकल बी नंबर फॉर एसिमेट्रिकल कहते हैं एसिमेट्रिकल. तो फॉर एसिमेट्रिकल तो फॉर एसिमेट्रिकल के लिए जो है जिसको असममित प्रतिबिंब कहते हैं और एसिमेट्रिकल इमेज. एसिमेट्रिकल इमेज के लिए हो जाता है फॉर्मूला डायरेक्ट है 360 बाय थीटा. ये हो जाएगा 360 बाय 72 इक्वल टू 5. तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट अब इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल्स किसी भी कंपटीशन एग्जाम या किसी भी एग्जाम में अगर आता है नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए तो बहुत स्पष्ट और साफ तरीका से बताया गया है. कल जो थ्योरी बताए थे और आज न्यूमेरिकल्स भी बनाए. तो उम्मीद है आप सभी इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएं. अब हम लोग आगे जो आज बढ़ने वाले हैं वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर हम लोग आज बढ़ने वाले हैं. तो चलिए हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर अब चलेंगे. देखिए देखिए भाई, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर आज हम लोग अब आगे जो है बढ़ने वाले हैं. और ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. अधिकांश बुक्स में आपने पढ़ा होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो पढ़ा होगा, लेकिन वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप बहुत कम पढ़े होंगे. तो वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है अब इसके बारे में ध्यान से समझना है. वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है इसके बारे में ध्यान से समझना है.
देखिए यहाँ पर ये जो फिगर है, ये फिगर केवल एक ऐसे ही डिजिटल फिगर है। इसमें क्या है ना, हम फिगर बनाएंगे, ये फिगर उतारने की जरूरत नहीं है, ये डिजिटल फिगर है, फिगर हम बनाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर ये जो फिगर में दिखाया गया है इस तरह से, ये एक प्लान मिरर है और ये प्लान मिरर को यहाँ पर क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है। इंसिडेंट रे आया है, रिफ्लेक्ट हो गया है, और ये क्या है, नॉर्मल है। इंसिडेंट रे आया है, रिफ्लेक्ट हो गया है, ये नॉर्मल है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे, क्या है वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके बारे में समझना है। देखिए आपको अब हम आगे चलते हैं लेकर, और यहाँ पर अब है वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हेडिंग उम्मीद है आप सब लिख चुके होंगे हेडिंग। तो यहाँ पर है हेडिंग इसका, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश प्रकाश के परावर्तन के नियम का सदिश रूप। प्रकाश के परावर्तन के नियम का सदिश रूप। प्रकाश के परावर्तन के नियम का सदिश रूप, यही है। अब देखिए भाई, अब यहाँ पर गौर कीजिए इस जगह। सबसे पहले दोनों लॉ जो हम लोग पढ़े हैं पहले, उस लॉ को एक बार पहले रिवाइज कर लेना है। दोनों लॉ को एक बार पहले रिवाइज करना है, उसके बाद इसका वेक्टर फॉर्म बताएंगे। देखिए इसका वेक्टर फॉर्म क्या है। इसका वेक्टर फॉर्म समझने से पहले इसका पहले लॉ समझना है। यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ लिख रहे हैं, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल must be in same plane। देखिए भाई, ये फर्स्ट लॉ है, और इसके बाद सेकेंड लॉ है। सेकेंड लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो लॉ है, फर्स्ट लॉ और ये सेकेंड लॉ। देखिए भाई, इस दोनों लॉ को हम लोग तो पहले भी पढ़े हैं, और लेकिन आज वेक्टर फॉर्म पढ़ना है, इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस जगह, अगर हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो इस जगह सबसे पहले इस तरह से एक ये मिरर है, और इस मिरर को इस तरह से पॉलिश किया गया है, इट इज पॉलिश्ड। ये इसका तब रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया। यहाँ से ये लाइट जो है आया, इट इज़ द इंसिडेंट रे, और ये लाइट ये रिफ्लेक्ट कर गया। तो लाइट इस तरह से इस पर आया, ये इंसिडेंट रे है, और ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गया, इट इज़ द रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे है। अब गौर ये करना है यहाँ पर, तब इसका एक नॉर्मल होगा, इट इज़ द नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल है। ये इसका इंसिडेंट रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, आई कैप भी कह सकते हैं इसको हम लोग, आर एंगल भी कह सकते हैं इसको, ऐसे करके भी एंगल आई, और यहाँ पे कैप नहीं है, ये एंगल का सिंबल है, और यहाँ पर ये एंगल आर ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, तो यहाँ से एंगल का ये भी सिंबल लिख सकते हैं, वो भी सिंबल लिख सकते हैं। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब ये ध्यान देना है हम लोगों को कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, वेक्टर फॉर्म इसका क्या होगा, ये बात समझना है। वेक्टर फॉर्म समझाने के लिए यहाँ पर हम लोगों को दूसरे फिगर पर चलना है। वेक्टर फॉर्म, तो देखिए वेक्टर फॉर्म, इसका अब हम लोग वेक्टर फॉर्म लिखने जा रहे हैं। वेक्टर फॉर्म, देखिए भाई वेक्टर फॉर्म क्या होगा। वेक्टर फॉर्म समझने के लिए यहाँ से हम लोग एक फिगर बनाते हैं। ये फिगर तो सबका बन ही गया होगा। तो यहाँ से हम लोग एक फिगर बनाते हैं, और इस फिगर में ध्यान से समझने की ज़रूरत होगी। और ये रहा
हम लोगों का प्लेन मिरर। और इस प्लेन मिरर में यहाँ पर इसको जो है पॉलिश किया गया है। और अब यहाँ से जो लाइट है, यहाँ से जो लाइट है आपका, ये लाइट इस तरह से आया है और ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गया है। और ये क्या है? नॉर्मल है। इट इज नॉर्मल। ये नॉर्मल, अब वेक्टर में यही होता है कि कोई भी लाइन अगर लेते हैं तो उसका हमेशा डायरेक्शन लेना पड़ता है। और डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, जैसे कि आई कैप, जे कैप, एन कैप यूज करते हैं। तो यहाँ से हम लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो आ रहा है ये है E1 वेक्टर, ये इंसिडेंट रे का हुआ। ये जो निकल रहा है ये है E2 वेक्टर। और ये जो नॉर्मल है इसका डायरेक्शन एन कैप, यूनिट वेक्टर। ये जो एंगल यहाँ पे बना है, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो पॉइंट है इसका क्या है? ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब यहाँ पर ध्यान देना है आगे। ये जो लाइट हुआ इट इज इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है। और ये जो लाइट हुआ ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। अब वेक्टर फॉर्म पर हम लोगों को चलना है आगे। अब वेक्टर फॉर्म पर चलना है और वेक्टर फॉर्म का हम लोगों को समझना है। देखिए, वेक्टर फॉर्म समझने के लिए हम लोग अब यहाँ पे क्या करते हैं? वेक्टर फॉर्म समझने के लिए ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, ये नॉर्मल हो गया। इट इज नॉर्मल। ये जो है आपका नॉर्मल है, जो परपेंडिकुलर है। और ये पूरा जो एंगल होता है यहाँ पर पता होगा 90 डिग्री होता है। और ये जो है एक प्लेन मिरर है, इट इज प्लेन मिरर। अब ये समझना है इस फिगर, ये तो सिंपल फिगर था पहले, अब ये इसका वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब इसको हम लोगों को इस रूप में समझना है कि इसका वेक्टर फॉर्म का मान कैसे निकलेगा। तो देखिए, वेक्टर फॉर्म का मान अब निकालने के लिए हम लोगों को फिगर, यहाँ पर एक और फिगर हम लोग बनाएंगे, क्योंकि फिगर से ही हमेशा कंसेप्ट जो है क्लियर होता है। तो फिगर एक और हम लोग बना रहे हैं। इसमें समय तो लगता ही है, कोई भी काम करेंगे तो समय तो लगेगा। अब यहाँ पर हम लोग एक और फिगर बनाए हैं। इस फिगर में क्या कर रहे हैं, गौर करना है। ये वही फिगर है, इस तरह से इंसिडेंट रे आया है, ये रिफ्लेक्ट हुआ है और ये क्या है? नॉर्मल है। अब यहाँ से इस पर जो है एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ किए, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ किए। और अब यहाँ पे ये पॉइंट O है और ये E1 वेक्टर है। ये को कैप अभी नहीं देना है, कैप बाद में यूज करेंगे। अब यहाँ पर ये जो है E1 वेक्टर है और ये जो है रिफ्लेक्ट हुआ, ये जो है E2 वेक्टर है। और यहाँ से इस तरफ जो है ये जो लाइन आ रहा है ये क्या है? इस पर परपेंडिकुलर है। और ये भी क्या है? परपेंडिकुलर है। जो यहाँ पर हम लोग इसका कुछ नाम ले लेंगे। ये जो है P है, ये जो है Q है, ये जो है R और ये क्या है? S है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R है। ये जो लाइन पैरेलल है इसका मिरर का, तो यहाँ पर हम लोग इसको दर्शाते हैं, ये E वेक्टर, ये पैरेलल, मतलब एक ऐसा वेक्टर यूज कर रहे हैं जो मिरर के पैरेलल है। ये हो गया E पैरेलल। और इसके लिए भी देखेंगे, इसके लिए भी हो जाएगा E पैरेलल वेक्टर, E पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। और ये जो लाइन आ रहा है ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे E वेक्टर और ये सिंबल है परपेंडिकुलर का, ये सिंबल है परपेंडिकुलर का, ये सिंबल है पैरेलल का। तो जब हम लोग इस तरफ लेंगे इधर तो ये इस पर परपेंडिकुलर है, और जब इधर लेंगे ये इस पर पैरेलल है। देखिए भाई, ध्यान से समझिएगा तो सब समझ में आ जाएगा, नहीं समझ ध्यान दीजिएगा दिक्कत होगा। अब यहाँ पे ये जो इधर तरफ वाला जो वेक्टर है ये भी क्या है? परपेंडिकुलर है। क्यों? जो इस तरफ हो रहा वही इस तरफ हो रहा है, एक तरफ समझना है उसका अपने समझ में आ जाएगा। एक तरफ समझना है, ये परपेंडिकुलर है तो इसका डायरेक्शन ई परपेंडिकुलर का सिंबल है वेक्टर, और ये पैरेलल है तो इसका परपेंडिकुलर पैरेलल का सिंबल है, ये पैरेलल, ये परपेंडिकुलर। अब यहाँ से हम लोग
ट्रायंगल लॉ लगाते हैं। देखिए इसका ट्रायंगल लॉ जब हम लोग यूज करेंगे तो इस दोनों का डायरेक्शन एक है और ये उसके अपोजिट है, तो यहाँ पे यूज करेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ में। देखिए भाई पी क्यू ओ ट्रायंगल में यहाँ पे लगा रहे हैं ट्रायंगल लॉ, तो बाय ट्रायंगल लॉ यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल लॉ यूज कर रहे हैं। देखिए भाई तो अभी आप लोग एकदम चैटिंग बंद करके समझने पे ध्यान दीजिए। देखिए बाय ट्रायंगल लॉ वेक्टर में आप सभी स्टूडेंट जो भी 12 में पहुंचे हैं जरूर वेक्टर चैप्टर पढ़े हैं और वेक्टर चैप्टर में ट्रायंगल लॉ आता है। ट्रायंगल लॉ कहता है द सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू थर्ड साइड, यानी दो लगातार भुजाओं का जो योग है सदिश के रूप में वो तीसरी भुजा के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये जो ई टी वेक्टर है प्लस जो ई पैरेलल वेक्टर है ये किसके इक्वल होगा, इवन वेक्टर का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो ई पैरेलल वेक्टर है, ई पैरेलल वेक्टर, और ये प्लस ये जो ई परपेंडिकुलर वेक्टर है, इस दोनों का जो सम है ये इक्वल होगा किसका, ये हो जाएगा ई वन वेक्टर का। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट इस पर ध्यान नहीं दे पाए कोई बात नहीं, जैसे समझे थे पहले अब उस मेथड से आपको समझाते हैं पहले, लेकिन समय लगेगा भाई, समय भी हड़बड़ करेगा और सोचेगा समझ ही हो जाए, दोनों काम नहीं हो सकता। देखिए अब समय लगेगा। बाय ट्रायंगल लॉ इस ट्रायंगल में चल रहा है, ये जो पी क्यू वेक्टर है प्लस जो क्यू ओ वेक्टर है वो इक्वल होगा पी ओ वेक्टर का। तो यहाँ पर हो जाएगा पी, यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू वेक्टर ये वाला, और प्लस हो जाएगा क्यू ओ वेक्टर, पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू ओ वेक्टर, ये इक्वल हो जाएगा पी ओ वेक्टर का, पी ओ वेक्टर का ट्रायंगल लॉ। ये पी क्यू वेक्टर कितना है, ये है ई टी वेक्टर, और क्यू ओ वेक्टर कितना है, ये है ई पैरेलल वेक्टर, और पी ओ वेक्टर कितना है, ये है ई वन वेक्टर। तो यहाँ पर इसका दोनों का सम ट्रायंगल लॉ से इतना हो गया। अब हम लोग यहाँ पर एक ऐसा काम करते हैं, यहाँ से ई पैरेलल वेक्टर का मान निकाल लेते हैं, और ये हो जाएगा ई पैरेलल वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ई वन वेक्टर और माइनस हो जाएगा ई टी वेक्टर। कंसीडर दैट इट इज इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर ई पैरेलल वेक्टर का मान हो गया ई वन वेक्टर, इसको उस तरफ ले गए, यहाँ पे माइनस हो गया। अब प्रश्न ये है कि ये जो ई, यहाँ पे सिंबल उल्टा हो गया है, यहाँ पे सिंबल ऐसे होगा है ना, परपेंडिकुलर का, ये हो गया परपेंडिकुलर प्लस पैरेलल, ये हो गया यहाँ पर इवन माइनस, इसको उस तरफ ले गए, इतना हो। अब आगे, अब ये दोनों है क्या, इसको यहाँ पर लिख देते हैं पहले। ये तीनों क्या है, वेयर ई वन वेक्टर द वेक्टर ऑफ इंसिडेंट रे। ई वन वेक्टर जो है ये वेक्टर है किसका, इंसिडेंट रे का। ई टी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है किसका, उसी ई1 का, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ई1 वेक्टर, ई1 वेक्टर का ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। और ई पैरेलल क्या है, ये है पैरेलल कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट और ऑफ ई वन वेक्टर। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये हो गया परपेंडिकुलर यानी कि हॉरिजॉन्टल टर्म, और ये हो गया वर्टिकल टर्म, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट होता है ना वेक्टर में, वही है इसका। अब आगे, अब यहां से हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मान निकालेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मान यहाँ पे निकालेंगे। देखिए भाई
यहाँ पे 9, 9 द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इवन वेक्टर। क्या है ये ई टी वेक्टर है, इसका क्या मान होगा? ये चूंकि E1 का ही कंपोनेंट है इसीलिए हो जाएगा E1 का यूनिट वेक्टर और उसका इकाई सदिश एन कैप, और इसके सेंस में फिर एन कैप, वेर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर। यहाँ पे एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इसका जो मान होगा इस तरह से हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देखे हैं। ये इधर इस तरफ और ये इधर इस तरफ, यहाँ से ये जो है ये E1 वेक्टर है और यहाँ से इसका जो इस तरफ है ये क्या है? ई परपेंडिकुलर वेक्टर है। और यहाँ से इस तरफ जो लिए थे ये मान ऐसे, ये क्या था? एन कैप है ना, ये एन कैप है। तो इसके सेंस में जब हम लोग मान यूज करेंगे, मान लिए दिस क्वांटिज ए, तो इसका जो टर्म आएगा वो हो जाएगा E1 वेक्टर कंपोनेंट विथ डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस वैल्यू, और इसका डॉट प्रोडक्ट के साथ मान और फिर एन कैप, वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर। यहाँ पे एन कैप जो है, वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर, एन कैप यहाँ पे क्या है? इकाई सदिश है। where n cap is unit vector, shows the direction of normal, shows the direction shows the direction of normal। ये किसके डायरेक्शन को शो कर रहा है? नॉर्मल के डायरेक्शन को शो कर रहा है। जो यहाँ पे हम लोग लिए थे नॉर्मल, उसके सेंस में ये मान आया है। ये जो एंगल होगा आई, तो ये भी एंगल क्या होगा? आई होगा, है ना। अब देखिए ईटी वेक्टर का मान हम लोग को इतना आ गया और इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लिए। अब हम लोग इक्वेशन नंबर वन में इसका मान पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में इसका मान पुट कर रहे हैं। यहाँ पे ईटी का जो मान है इसका मान वहां 1 में पुट कर रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। देखिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर फॉर्म, आपको बहुत सारे बुक्स में नहीं मिलेगा वेक्टर फॉर्म। वो सारा चीज आपको बताते जा रहे हैं जिसके लिए आपको बहुत सारे बुक्स खोजना पड़ सकता है जो कि नहीं मिलेगा। बहुत से स्थान पे बताया नहीं जाता है सारी चीजें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण और टिपिकल है। तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 से, यहाँ 1 एंड 2 से तब हम लोग लिख सकते हैं कि ई पैरेलल वेक्टर जो है वो इक्वल है E1 वेक्टर और माइनस ई परपेंडिकुलर वेक्टर का। यही है इक्वेशन 1 में, और ई परपेंडिकुलर वेक्टर इतना निकला है। तो यहाँ से इसका जो मान है तब हम लोग को आ जाएगा, और ये ई परपेंडिकुलर वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर, और ये ई पैरेलल वेक्टर और ये E1, और यहाँ से इसका मान कितना आ गया? ये हो गया E1, है ना। अरे थोड़ा स्लिप कभी कभी नहीं करता है। हाँ देखिए E1 कैप एन कैप, तो यहाँ पर इसका मान हम लोग अब लिख सकते हैं, और यहाँ से मान हो जाएगा E1 और ये कैप, ये एन कैप, और ये क्या हुआ? फाइनल यूनिट वेक्टर एन कैप। तो ये जो मान हम लोग को किसका निकला? ई परपेंडिकुलर वेक्टर का निकला। इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, इट इज इक्वेशन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इक्वेशन थर्ड हम लोग अब यहाँ पे फिर से एक बार फिगर में चलना पड़ेगा। इक्वेशन थर्ड तक समझ गए हैं, अब एक बार फिर से फिगर पे चलना पड़ेगा। फिगर कहाँ से चलेंगे? यहाँ देखिए फिगर को हम आपके सामने ला रहे हैं। फिगर जो हम लोग अभी बनाए भाई, सभी कोई देखिए फिगर को, और ये रहा फिगर। यहाँ पर देखिए अब इस तरफ चल रहे हैं, इस तरफ, इस ट्रायंगल का नाम है ROS। ROS, ROS में क्या होगा? ROS में हो जाएगा OR वेक्टर प्लस RS वेक्टर इक्वल टू OS वेक्टर। याद रहा?
ओ आर वेक्टर प्लस आर एस वेक्टर इक्वल टू ओ एस वेक्टर। बोलना है कितना हुआ, क्या क्या बोले थे अभी। वेक्टर फॉर्म आसान नहीं है, ये ध्यान देना है। अब यहाँ पे चलते हैं इन ट्रायंगल, अगेन अगेन इन ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का क्या नाम है, आर ओ एस, बाय ट्रायंगल लॉ, बाय ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो क्या हो रहा है इसमें, ओ आर वेक्टर प्लस आर एस वेक्टर इक्वल टू ओ एस वेक्टर। ट्रायंगल लॉ लगा दिए हैं। अब ये ओ आर फिगर में कितना है, ओ आर वेक्टर फिगर में है ई पैरेलल वेक्टर। आर एस वेक्टर कितना है, ये है ई परपेंडिकुलर वेक्टर। ये है, थोड़ा सा जो विद्यार्थी ध्यान देगा तुरंत समझ जाएगा। और ये क्या है, ई टू वेक्टर, ये ई टू वेक्टर है। अब हम लोग को ई टू वेक्टर का मान अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, ई टू वेक्टर का मान निकालेंगे, तो ये जो वाला जो वेक्टर है, ये वाला टर्म इस जगह, ये पैरेलल वाला, तो इस पैरेलल वाले को हम लोग इस तरह यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, माइनस। माइनस क्यों होगा, इसको जरा साफ करके लिख दे रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्शन जो है इस जगह प्लस है, यहाँ पे डायरेक्शन माइनस होगा ई परपेंडिकुलर वेक्टर। इसको समझाने के लिए कि माइनस क्यों लिए, माइनस क्यों होगा, अपने मन से हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जो मेथड होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। देखिए माइनस क्यों हुआ, इसको फिगर से समझाते हैं। एक बार फिगर पे फिर से चलते हैं, फिगर पे फिर से चल रहे हैं, ध्यान देना है सभी को। ट्राई टू अंडरस्टैंड, डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। यहाँ पर ध्यान देना है, ये नीचे की तरफ था इसलिए उसमें याद होगा प्लस लिए थे, लेकिन ये ऊपर की तरफ है। और यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन है, यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है इस तरफ नहीं है, इसका डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है। उसमें किधर था, नीचे, इसमें किधर है, ऊपर। तो ये मान क्या हो जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में माइनस हो जाएगा। ये प्लस लिए हैं तो ये क्या होगा, माइनस, इसलिए इसका मान माइनस होगा। अब इसका मान हम लोग माइनस यूज कर चुके हैं, और अब इसका जो मान होगा, देखिए ऊपर थोड़ा सा नीचे करना पड़ता है इसके लिए। अब देखिए भाई, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से और लिख सकते हैं हम लोग, ये ई टू वेक्टर इक्वल टू, ये हो गया ई पैरेलल वेक्टर, और माइनस हो गया ई परपेंडिकुलर वेक्टर। ई परपेंडिकुलर वेक्टर का मान और ई पैरेलल वेक्टर का मान कहाँ कहाँ है, ये 2 में है और ये 3 में है, 3 में है और ये 2 में है। तो हम लोग समीकरण 2 और 3 से, फ्रॉम 2 एंड 3, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से यहाँ पे ई टू वेक्टर का मान, ई पैरेलल का मान आपको थोड़ा सा फिगर हम छोटा करके दिखा रहे हैं। देखिए ई पैरेलल वेक्टर का मान यही है, E1 माइनस इतना। तो यहाँ पर E2 वेक्टर का जो मान है इस जगह लिख दे रहे हैं यहाँ पर। अब 2 एंड 3 से यहीं पे एक लाइन यहाँ पे हटा रहे हैं पहले। ये E2 वेक्टर जो है ई पैरेलल यही है, ये है E1 वेक्टर, और ये माइनस माइनस E1 कैप, और ये हो गया एन कैप, और ये हो गया एन कैप यूनिट वेक्टर, माइनस टी वेक्टर। टी वेक्टर का मान कितना निकला है, टी वेक्टर का मान तो हम लोग अभी निकाले ही है। टी वेक्टर का मान निकला है E1 वेक्टर डॉट, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है एन कैप, और इनटू ये क्या है, एन कैप, ये निकला है। अब ये दोनों तो इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया ना जी। ये दोनों जब इक्वल हो गया तो हम लोग अब देख सकते हैं इसका मान तब क्या होगा। और ये हो गया E2 वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पर हो गया E1 वेक्टर माइनस, ये दोनों सेम है तो ये हो गया 2, और यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर आ गया E1 कैप इंटू एन कैप, और ये फिर एन कैप, इतना हो गया। इसको और एक लाइन ऑफ फाइनल लिख सकते हैं, E2 वेक्टर
इक्वल टू हो गया E1 वेक्टर माइनस 2। ये मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ है, इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, और ये हो गया E1 वेक्टर और डॉट हो गया n कैप। इट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही जो है वेक्टर फॉर्म है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का यही जो है वेक्टर फॉर्म है। इट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का यही वेक्टर फॉर्म है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए भाई, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम का वेक्टर फॉर्म यही है। इट इज वेक्टर फॉर्म। ये प्रकाश के परावर्तन का सदिश रूप है। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। इस आधार पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें इस कंसेप्ट का यूज हम लोग बहुत जगह कर सकते हैं। देखिए, अब आगे अगला पॉइंट पे चलते हैं। और अब अगला जो पॉइंट है वो है, ये तो सबका नोट हो गया ना। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है अब ध्यान देना है। देखिए भाई, तो वेक्टर फॉर्म यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा, यही था वेक्टर फॉर्म रे ऑप्टिक्स का। परावर्तन के नियम को सदिश के रूप में अभी हम लोग निकाले। अब आगे है इसमें अगला पॉइंट। अब देखिए आगे है कॉर्नर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉर्नर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कॉर्नर मतलब क्या होता है? कोना, जिसको हम लोग कॉर्नर कहते हैं, कोना। तो यहाँ पर है कॉर्नर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये क्या है? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो जितना भी चीज़ है वो सारा एक एक चीज़ आप सभी के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, सभी चीज़ें बताते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्लान मिरर से संबंधित कितना सारा थ्योरी है, और अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है जो कि छूट जाता है। तो गौर कीजिए, आगे है कॉर्नर रिफ्लेक्शन। कॉर्नर रिफ्लेक्शन है व्हेन इंसिडेंट रे सफर्स टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, इट इज कॉल्ड कॉर्नर रिफ्लेक्शन। इसका मतलब हुआ कि जब इसका मतलब हुआ कॉर्नर देखिए भाई, कॉर्नर का कोई हिंदी होता नहीं, इसको शीर्ष या कोना भी बोलते हैं। परावर्तन। देखिए, अब ये समझना है कि कॉर्नर रिफ्लेक्शन क्या है। व्हाट इज कॉर्नर रिफ्लेक्शन? जब 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 आपतित किरणें जब आपतित किरणें जब आपतित किरणें दो लगातार दो लगातार दो जब आपतित किरणें दो लगातार बार परावर्तित होती है, तब उसे कॉर्नर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। देखिए भाई, इसको भी ध्यान से समझना है, ध्यान से समझाएंगे, ध्यान से समझना है। अब गौर करना है कि जब आपतित किरणें दो लगातार बार, कम से कम दो, तीन चार भी हो सकता है, कम से कम दो
बार अगर वो लगातार परावर्तित होती है तब उसे क्या कहा जाता है? कॉर्नर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर एक ये जो फिगर दिखाया गया है ये ग्लास है। ये क्या है? एक ग्लास। ये एक ग्लास है और इस ग्लास में क्या है? वाटर है। हो सकता है डिजिटल फिगर में थोड़ा आपको धुंधला दिख रहा हो, लेकिन ध्यान से गौर से देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा। ये जो है ये एक क्या है? ग्लास। ये जो ग्लास है इस ग्लास में यहाँ पे क्या है? वाटर है। लाइट जैसे यहाँ पे पड़ रहा है तो लाइट जैसे यहाँ पे पड़ा वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हुआ। लाइट इस तरह से पड़ा, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हुआ। तो यहाँ पे इस कॉर्नर पे ये क्या है? कॉर्नर। यहाँ पे कॉर्नर पे लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है और एक लाइट दो बार रिफ्लेक्ट हो जा रहा है और इसीलिए इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग कॉर्नर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। कांच का ग्लास है, क्योंकि स्टील के ग्लास में लेंगे तो रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा, लाइट ही नहीं आएगा उसमें। कांच के ग्लास में पानी भर दिए या कांच के ग्लास को भी रखे, लाइट जैसे आया और रिफ्लेक्ट हुआ इधर से फिर इधर से, इसका फिगर भी बताएंगे। ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया तो इसको कॉर्नर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे जब हम लोग इसमें चलेंगे तो इस फिगर को भी देखिए और समझिए। यहाँ पे ये फिगर जो दिखाया गया है आपको, थोड़ा हम इसे और बड़ा कर रहे हैं। इस फिगर को देखिए, ये जो फिगर है इट इज ऑल्सो द कॉर्नर रिफ्लेक्शन व्हेन द रे ऑफ रेड लाइट, ये रेड लाइट जो आ रहा है इसको देखिए, ये रेड लाइट जो आया यहाँ पे पड़ा, यहाँ पे कॉर्नर हो गया। इट इज द कॉर्नर। यहाँ पे इस जगह जो है ये कॉर्नर है और उस कॉर्नर पर ये लाइट जो आया, ये लाइट, ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, समझना है। ये लाइट जो यहाँ से आया है इस तरह से, ये यहाँ पे पड़ा है और फिर ये लाइट रिफ्लेक्ट हुआ और ये फिर इस तरह से रिफ्लेक्ट होके निकल गया। तो यहाँ इस कॉर्नर पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। इट इज द कॉर्नर रिफ्लेक्शन। इसी को हम लोग कॉर्नर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इट इज कॉर्नर रिफ्लेक्शन, इसे हम लोग कॉर्नर रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये एक प्रिज्म टाइप का है और इसे प्रिज्म से ये जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है एंड इट इज द कॉर्नर रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग कॉर्नर रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। ये जो है एक प्रिज्म है और प्रिज्म से कॉर्नर रिफ्लेक्शन हो रहा। ये इंसिडेंट रे है, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और अगला डायग्राम बताते हैं। अगला डायग्राम यहीं पर है और ये डायग्राम देखिए। अब इस डायग्राम में समझिए भाई, तो थोड़ा छोटा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे दो डायग्राम है, टू डायग्राम यहाँ पर है। ये जो है ये एक प्लेट है और इसमें जो लाइट है यहाँ से लाइट आया है। ये जो लाइट है यहाँ से लाइट आया है इधर, इस जगह इस प्लेट पर रिफ्लेक्शन हुआ, इधर आ गया ये लाइट और यहाँ से फिर रिफ्लेक्शन हो गया, ये इधर हो गया। इट इज द कॉर्नर रिफ्लेक्शन, इसे कॉर्नर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब दूसरा कलर का देख सकते हैं, यहाँ से लाइट जो है ये लाइट रेड वाला, ये लाइट आया है, इंसिडेंट हुआ है, ये लाइट यहाँ से है और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया। इट इज द कॉर्नर रिफ्लेक्शन, इसको कॉर्नर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इससे ये कंसेप्ट निकल रहा है, द कॉर्नर रिफ्लेक्शन ओनली टेक प्लेस when both mirrors are inclined some angle, but if a plane mirror is parallelly placed then the corner reflection not take place। तो यहाँ पर ये जो है तभी होगा जब एंगल दोनों प्लेन मिरर के बीच या दोनों बॉडी के बीच किसी चीज के बीच बनता हो तो कॉर्नर रिफ्लेक्शन होगा। अब यहाँ से एक इस जगह जो दिखाया गया है ये कॉर्नर रिफ्लेक्शन हो गया। अब इस फिगर में आते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ भी ठीक उसी तरह से दिखाया गया है। ये लाइट यहाँ से आया है और ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट किया है, ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्ट कर गया। ये लाइट फिर यहाँ से जो लाइट आया है इस जगह पड़ा है और फिर यहाँ से ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो गया है। इट इज द कॉर्नर रिफ्लेक्शन। इसी तरह का लाइट यहाँ से ये ग्रीन कलर में लाइट आया है और ये लाइट फिर यहाँ से जो है रिफ्लेक्ट कर गया है। ये सरफेस कैसा हो सकता है, वो पैराबोलिक हो सकता है, वो कनकेव, कन्वेक्स, प्लेन, दो प्लेन मिरर, तीन प्लेन मिरर, कुछ भी हो सकता है। और इसमें अगर कॉर्नर बन रहा है, दो बार कम से कम रिफ्लेक्शन हो रहा हो, उसे कॉर्नर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब आगे अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगला पॉइंट हम लोगों का अभी ये दृष्टि क्षेत्र है, लेकिन उस पर हम लोग को नहीं चलना है, अभी बढ़ना है, इसके चीज़ों को, मान को समझना है। देखिए इसका मान को आपको समझाते हैं, गौर कीजिए।
अभी आपने डिजिटल डायग्राम में आप सबों ने देखा है कि कॉर्नर रिफ्लेक्शन क्या है। कॉर्नर रिफ्लेक्शन तब होता है जब लाइट का रे कम से कम 2 बार रिफ्लेक्ट होता हो, उसे हम लोग कॉर्नर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब इसका तो रिप्रेजेंटेशन क्या है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं। कॉर्नर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कॉर्नर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का कॉर्नर रिफ्लेक्शन। इसके लिए जो अब डायग्राम हम बनाएंगे उस डायग्राम को आपको अपनी कॉपी में भी बनाना है। और आप सभी स्टूडेंट को एक बात बता दूं कि अभी जितनी भी चीज़ें बताया जा रहा है, क्योंकि समय निकलता जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो है आपको अपनी कॉपी में नोट करते जाना है। और ये सोच के नहीं रहना है कि वीडियो जो है डाउनलोड कर लिए और कभी भी पढ़ लेंगे। वीडियो डाउनलोड किया हुआ हो सकता है कि गायब भी हो जाए, क्योंकि अगर आप जिस फाइल में डाउनलोड करके रखेंगे हो सकता है कि अगर उसमें कोई सिस्टम है जो हम यहाँ से करेंगे तो वो वीडियो आपका जो डाउनलोड किया हुआ है वो उड़ जाएगा। इसलिए उस डाउनलोड करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। कॉपी में अपना नोट करते जाइए पर डे के हिसाब से। और हम क्लास ऑफलाइन जब खुलेगा तो सारे स्टूडेंट का जो अभी ऑनलाइन क्लास में चल रहा है इसका सभी की कॉपी जांच करेंगे और इसमें सबके कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। देखिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर है कॉर्नर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए कॉर्नर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए हम लोग यहाँ पर इस तरह से मिरर लेते हैं। यहाँ पर एक मिरर है इस तरह का, एक मिरर है इस तरह से, और एक मिरर है इस तरह से। इस तरह से मिरर है। अब यहाँ पे जो लाइट आया है, जो लाइट आया है उस पर अब ध्यान देना है। ये लाइट आया, ये लाइट इस पर पड़ा और यहाँ से फिर इस पर पड़ा और यहाँ से फिर इधर रिटर्न हो गया। इस तरह से गया। इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग यहाँ पर कॉर्नर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यहाँ पर कितनी बार रिफ्लेक्शन हो गया, कितनी बार हो गया जी? 2 बार नहीं, 3 बार हुआ। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम। यहाँ 3 बार रिफ्लेक्शन हुआ। तो इस स्थिति में अब ये हम लोगों को समझना है कि जब ये 3 टाइम्स रिफ्लेक्शन हुआ तो 3 टाइम्स रिफ्लेक्शन जब हो गया तो अब किस तरह से इसका वैल्यूएशन हम लोग निकालेंगे। इसमें एक और डायग्राम बनाते हैं और इस डायग्राम में समझना है। ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। ये लाइट, ये प्लान मिरर है, ये भी प्लान मिरर है और ये भी प्लान मिरर है ना। पहले 2 ही मिरर लेकर आपको समझा देते हैं भाई, तीसरा मिरर अभी छोड़ देते हैं। 2 मिरर लेके पहले समझाते हैं तब तीसरा मिरर पर भी चल सकते। देखिए 2 मिरर ले रहे, ये लाइट इस पर आया, ये लाइट इस पर पड़ा और ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गया। इसको मान लिए E1 वेक्टर, इसको हो गया ये E2 वेक्टर और ये हो गया E3 वेक्टर। ये मिरर M1 है और ये मिरर M2 है ना। अब ये समझना है ये जो कॉर्नर रिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें तो किस तरह से यहाँ पर कह सकते हैं कि ये और ये लाइन साफ है, क्या होगा? अपोजिट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, पैरेलल एंड अपोजिट। यहाँ पे एंगल जो बन रहा है दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मिरर M1 और M2 क्या है? परपेंडिकुलर है। तो मिरर M1 इज परपेंडिकुलर टू मिरर M2। मिरर M1 और M2 आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। अब ये ध्यान देना है यहाँ पर
कि जब ये दोनों मिरर आपस में परपेंडिकुलर हो गया तो इस कंडीशन में ये किस तरह से मान निकलेगा वेक्टर के मेथड से भाई। तो वेक्टर के मेथड से कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर गौर करना है, इस फिगर को जरा सा ध्यान देके। यहाँ पर एक्स एक्सिस जो हम लोग लेते हैं इधर, यह हो गया आई कैप, और वाई एक्सिस इधर ये क्या हो गया जे कैप। इसी को जो ऐसे है, इसी को अगर उल्टा दिए तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आई कैप, ये क्या हो जाएगा जे कैप, ये क्या हो जाएगा माइनस आई कैप। तो यहाँ पर हो गया आई कैप, यहाँ पर हो गया जे कैप, और यहाँ पर हो गया माइनस आई कैप यूनिट वेक्टर, है ना। अब यहाँ से इवन वेक्टर को क्या लिखेंगे, यहाँ पर इवन वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे, इवन वेक्टर को लिख सकते हैं नाउ बाय वेक्टर मेथड, बाय वेक्टर मेथड। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्लास 11 में है, वेक्टर मेथड, बाय वेक्टर मेथड। बाय वेक्टर मेथड इवन वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, इस तरफ आ रहा है, इधर आ रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला मान माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब अगर हम चलेंगे इसमें, ये तो एक तरह से किस में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है माइनस माइनस हो जाएगा ना। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, कैसे आ रहा है इसको बताते हैं। यहाँ पर समय लगेगा बाबू, हर बार आएगा तो फिर कहेगा जल्दी छोड़ियो दीजिए, समझबो करेंगे, दोनों नहीं हो पाएगा। यहाँ पे समय लगेगा, यहाँ पे ध्यान देना है, ये E1 वेक्टर है, और यहाँ पर इस तरफ जो है ये मान लिए O, तो यहाँ पर इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, तो यहाँ पर क्या होता है माइनस माइनस। और क्वाड्रेंट में दोनों क्या होता है माइनस माइनस, जो वाई डैश है और ये क्या है एक्स डैश, इसका मान क्या हो जाएगा माइनस इधर हो जाएगा माइनस माइनस वाई जे कैप, इधर हो जाएगा माइनस वाई जे कैप, इधर हो जाएगा माइनस एक्स आई कैप, तो इधर हो जाएगा माइनस वाई जे कैप, इधर जाएगा इतना, तो इसका मान इतना आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर इसका मान इतना हो गया। इसको हम लोग कंसीडर कर लिए, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इट इज इक्वेशन नंबर 1। E1 का मान इतना हुआ, यहाँ पे कैसे हुआ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मान इतना आ गया। अब E2 का मान, अब E2 का मान चलते हैं निकालने के लिए। E2 के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर ये इस तरह से है E2, इसको उसी कलर में ले लेते हैं व्हाइट में। अब यहाँ पर ये E2 है, और ये हो गया E2 वेक्टर, यहाँ से इस तरह से होगा। इस तरफ जो हो गया माइनस हो गया एक्स आई कैप, और इस तरफ जो हो गया प्लस हो गया वाई जे कैप। तो यहाँ से E2 का जो मान है E2 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा एक्स आई कैप, और प्लस ये हो जाएगा वाई, और ये हो जाएगा जे कैप। इक्वेशन नंबर 2। तो वेक्टर जो स्टूडेंट पढ़े होंगे वो बहुत मजा ले रहे होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे उसको तो परेशानी होगा। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, ये हम लोगों का ये सेकेंड क्वाड्रेंट था, ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये यहाँ पर ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। अब आगे जो है तीसरा नंबर किस में है जी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ऐसे जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग तीसरे के लिए अब चलेंगे। तो यहाँ जो तीसरा नंबर है इस तरह से इसका ये ऐसे है, यहाँ पर ये क्या है T3 वेक्टर है, यहाँ से फिर ऑरिजिन बनेगा, यहाँ से फिर इस तरह ऑरिजिन बनेगा, ये O हो गया, इधर हो जाएगा एक्स एक्सिस, इधर हो जाएगा वाई एक्सिस, इधर इसमें हो गया एक्स डैश, इधर हो गया वाई, इधर वाई हो गया इसका प्लस, और यहाँ सब देखेंगे तो यहाँ पे मान आ जाएगा इसका प्लस एक्स आई कैप, और इधर हो जाएगा प्लस वाई जे कैप। तो E3 वेक्टर का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं E3 वेक्टर
इक्वल टू ई3 वेक्टर का मान हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस हो जाएगा वाई जे कैप। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 3, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 3 हो गया। अब यहाँ से इक्वेशन 1 2 3 यहाँ सामने है, गौर कीजिए भाई, गौर कीजिए, यहाँ से और करके लिख सकते हैं E1 वेक्टर माइनस कॉमन हो जाएगा, ये माइनस कॉमन हो जाएगा तो एक्स आई कैप प्लस हो जाएगा वाई जे कैप। अब उसको इक्वेशन 1 ना मानकर अगर हम चाहें तो अब तो इसे ही इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 जरा गौर से देखना, इक्वेशन 1 एंड 3 को। RHS इक्वल है, केवल यहाँ माइनस है, RHS इक्वल है, यहाँ माइनस है, तो इसके स्थान पर -E1 लिख सकते हैं, इसके स्थान पर -E1 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये -E1 वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब इसको भी क्वेश्चन 1 ना मानकर हम लोग चाहे तो अब आपका कंसेप्ट 1 बाय 1 क्लियर होता जा रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इसको और इसको देख सकते हैं, इक्वेशन 1 से ये जो मान है वही यहाँ है, तो हम इसके स्थान पे -E1 रख सकते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 3 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 1 एंड 3 से देख सकते हैं यहाँ पर ये जो E3 वेक्टर है वो इक्वल होगा किसका, -E1 वेक्टर का। E3 वेक्टर जो है इक्वल होगा -E1 वेक्टर का। इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि यहाँ पर ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है फिगर पर जा रहे हैं, इससे पता चला कि E1 वेक्टर जो आ रहा है कॉर्नर रिफ्लेक्शन के बाद E3 वेक्टर उसके पैरेलल और अपोजिट है ना, और ये इक्वल और अपोजिट है, तो ये E1 और E3 आपस में इक्वल और अपोजिट हो रहा है, प्रूव हो रहा है, प्रूव हो रहा है। ये यहाँ पर E1 वेक्टर E3 वेक्टर पैरेलल और इक्वल है, यानी कि यहाँ पर ये हम लोग तब लिख सकते हैं, इस जगह यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस 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 E1 वेक्टर एंड E3 वेक्टर आर इक्वल एंड in opposite direction, in opposite direction, in opposite direction, in opposite direction due to corner reflection, due to corner reflection, due to corner reflection। इसका मतलब हुआ इस प्रकार E1 वेक्टर और E3 वेक्टर आपस में एक दूसरे के बराबर है और विपरीत है, आपस में एक दूसरे के बराबर है और विपरीत है, जो कॉर्नर रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा है, जो कॉर्नर रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा है, यानी कॉर्नर रिफ्लेक्शन को साबित कर रहा है। इट ऑल्सो प्रूव द कॉर्नर रिफ्लेक्शन, ये कॉर्नर रिफ्लेक्शन को प्रूव कर रहा है, क्योंकि जो लाइट उधर से आया वो दोनों मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वो इक्वल और अपोजिट हो गया। इसका मतलब स्पष्ट हो गया, यह कॉर्नर रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा हो रहा है। तो यही है कॉर्नर रिफ्लेक्शन और ये आपका इसका वैल्यूएशन है। तो यहाँ तक आज हम लोग पहुँच चुके हैं, अगले दिन फिर और आगे बढ़ेंगे, अगले दिन आपको और आगे का चीज़ बताएंगे। यहाँ पर आज हम लोगों ने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेक्टर फॉर्म में क्या होता है। तो वेक्टर फॉर्म में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, जो आज बताए हैं उसको कॉपी में नोट करके कम से कम 2 बार उसको देखना है। अगर कोई डाउट हो किसी को तो उसको पूछ सकते हैं, और फिर आगे कल बताएंगे और नई चीज़ें। थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं फिर अगले क्लास में।